नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा जो अध्याय चल रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के हमने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन किए। आज इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं, चलिए। प्रश्न संख्या 75। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, उसके अधिकार के अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है धर्म धर्म प्रचार करने का अधिकार। ठीक, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? देखिए, धर्म प्रचार करने का अधिकार आता है, ठीक है, आर्टिकल 25 में, अनुच्छेद 25 में जो है धर्म प्रचार या करने का अधिकार है। पहला राइट होगा हमारा। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही होगा। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, बिल्कुल सही है। ये भी जो राज्य हैं, ठीक है, उनको समाज सुधारक जो विधि है, कानून है, उसको निर्माण करने का अधिकार, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तीसरा, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 1, 2 और 3, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 शामिल है। ठीक है, तो धर्म प्रचार करने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार आता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, जिसमें जो सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है वो आता है अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण 1 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का जो अधिकार है उसको जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत माना गया है? कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 77। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, यहाँ पे बोला जा रहा है जो अनुच्छेद 25 है उसका संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। ही हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 78। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द इसे सम्मिलित नहीं करता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द है वो किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो देखो, हिंदू शब्द के अंतर्गत जो है बौद्ध आते हैं, ठीक है, जैन आते हैं और सिख आते हैं, लेकिन पारसियों को, जो पारसीय धर्म है, उसको हिंदू धर्म के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 79। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है जो अनुच्छेद 25 है उसमें जो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है किसके अधीन नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सार्वजनिक व्यवस्था आती है, उसमें स्वास्थ्य आता है,
ठीक है, सदाचार आता है, लेकिन मानववाद उसमें नहीं आता है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो मानववाद राइट सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था यानी सामाजिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे, में मानववाद सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 80, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, जो अनुच्छेद 26 है उसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पे क्या प्रतिबंध लगाया, मतलब कौन से कार्य जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध में नहीं होने चाहिए, ये बोला जा रहा है आपसे। देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है लोक व्यवस्था, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रतिबंध लगाया गया है, पूछा राष्ट्रीय सुरक्षा। तीसरा है शिक्षा, चौथा है सदाचार और पांचवा स्वास्थ्य धर्मनिरपेक्षता। देखिए अभी हमने बात करी है कि धार्मिक स्वतंत्रता में प्रबंध के लिए जो है लोक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। पहले चीज़ ये समझेंगे कि अगर आप कोई धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर रहे हैं तो उसमें जो है लोक व्यवस्था को नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि सामाजिक व्यवस्था में जो है प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो पहला तो आंसर सही होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की इसमें कोई बात नहीं होती, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शिक्षा का भी इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सदाचार बिल्कुल अगर आप धार्मिक प्रबंध कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए उसमें, ठीक है। ठीक है, स्वास्थ्य की भी होनी चाहिए, कोई ऐसा धार्मिक प्रबंध कर रहे हैं जिसमें जो है स्वास्थ्य स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की इसमें कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। ध्यान रखेंगे ये तीनों चीज़ें। अगर कोई धार्मिक प्रबंध किया जा रहा है तो सामाजिक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, सदाचार होना चाहिए और स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे देखेंगे। प्रश्न 81, यहाँ पे बोल रहे हैं सुमिलित नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार, व्यापार और बलात्श्रम श्रम का प्रतिबंध। बलात्श्रम का प्रतिबंध मतलब जो है मानव का व्यापार नहीं होना चाहिए और जैसे गुलाम बना लेते हैं या श्रम करवाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। ये जो है कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 23 में इसका जो है निषेध किया गया है, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 24 भी सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है और 25 में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। 29 अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, ये गलत होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में आता है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हितों के संरक्षण से है अनुच्छेद 29, ठीक है। और 30 में जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, ये हमने सब देख लिया है, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 23 अभी हमने पढ़ा, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध है, तो ये तो गलत होगा, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से तो गलत है, लेकिन अनुच्छेद 23 में यही आता है। अनुच्छेद 29 में अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की संरक्षण है, तो ये भी गलत होगा। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है,
ठीक है, ये भी गलत होगा। अनुच्छेद 31 ध्यान रखेंगे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अनुच्छेद 30 में आता है। देखिए अनुच्छेद 31 में जो है पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो कि 7वां मौलिक अधिकार था, ठीक, जिसे अब इसे जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा के अब उसे जो है कहाँ जोड़ा गया है, 300A में। ठीक है, 300A में जोड़ दिया गया है और इसे कैसा अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार ना रह के कैसा हो गया है, कानूनी अधिकार हो चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 83, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बिल्कुल सही, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा जो अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनको संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 84, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था, वही फिर से वही आ गया, अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं शासन करने का अधिकार है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 85, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है, कारण आर कहा गया है। ठीक है, यानी एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देख लेते हैं कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कथन ये कह रहा है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो कथन हमारा ए सही होगा। ठीक है, और संविधान केवल भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता प्राप्त करता है, यानी भाषा यानी भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता प्रदान करता है, यानी कि धर्म के आधार पर अगर उनकी जो है जनसंख्या कम है तो अल्पसंख्यक माना जाएगा, या भाषा के आधार पर जनसंख्या कम है तो अल्पसंख्यक माना जाएगा। लेकिन ऐसी कोई डेफिनेशन जो है संविधान में नहीं दी है अल्पसंख्यक वर्ग की, तो दोनों ही सही है, परंतु ये कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर कथन ए की सही व्याख्या है, ये गलत होगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही, बी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक है, वही बात की जा रही है कि धर्म और भाषा की बात की जा रही है। स्पष्टता अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 86, भारतीय संविधान मान्यता देता है, ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय संविधान इन ऑप्शंस में से किसको मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को नहीं, गलत, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को। ठीक है, तो जो संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दी गई है, ये हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन में देखा, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 87,
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है ये बताया गया है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की और उनका संरक्षण करने की शक्ति इसको दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय यानी अनुच्छेद 32 के तहत माफी चाहूंगा यानी आर्टिकल 32 जो है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति देता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें उसके विरुद्ध में वो आदेश जारी कर सकते हैं, जिसे हम रिट कहते हैं। ये उच्चतम न्यायालय को दिया है और उच्च न्यायालयों को क्या दिया है? 226 के तहत दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अपनी इस शक्ति के अधीन अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधान मंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए विधानमंडलों ने या फिर संसद ने कोई ऐसी जो है अधिनियम निकाला है, ऐसा कानून बनाया है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जो है शक्ति है कि उन उपबंधों को वो जो है असंगत बोलकर जो है मना कर सके। ठीक है, असंवैधानिक घोषित कर सके। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार में दिए गए हैं वही है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 88 मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो कौन है। अभी हमने पढ़ा न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत इसको उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वो आदेश जारी कर सके ऐसे किसी भी कानून में जो संसद या विधानमंडलों द्वारा बनाया गया है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उस कानून को असंवैधानिक घोषित करने का जो है शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 89 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? फिर से वही सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 90 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका। देखिए कितनी बार आया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 91 निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। फिर से वही क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 92 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बोला यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एएम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बिल्कुल सही है कि एम मुंशी जो है संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे और इन्हें एडवाइजर भी बोला जाता था, ठीक है, संविधान सभा का। बी देख लेते हैं, तो ये तो सही होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया है, बिल्कुल सही है। तो ये भी गलत होगा, ये सही बात है, संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई है। बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता जो समिति बनी थी उन्होंने 1957 में पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में जो है दिया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता 1957 में पंचायती राज व्यवस्था जो है लेके आए थे ये समिति। ये भी सही होगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार नहीं बोला है तो गलत होगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति होता है, ये बिल्कुल गलत होगा। अभी हमने पढ़ा मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 93 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि जो
मौलिक जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को जो है रिट दायर करने की शक्ति दी गई है यदि किसी ऐसे काम में जहाँ पे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ये शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है, अनुच्छेद 32 के तहत। तो यहाँ पे बात की जा रही है मौलिक अधिकारों की, तो बी हमारा राइट आंसर। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? बिल्कुल, हमने पहले ही पढ़ा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, डी ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया है? संविधान के आत्मा कहा गया है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32, ये उच्चतम न्यायालय को शक्ति देता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। कौन से अनुच्छेद की बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कर रहे हैं। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है, संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। बिल्कुल, जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना है उसको भी संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है वो संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु है, गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संघीय उपचारों की व्यवस्था करना है, ध्यान रखेंगे, ये है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसकी आत्मा कहा है। बिल्कुल सही है, कथन ए राइट है। कारण आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 32 से ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। तो और कारण भी सही है कथन ए का, तो कथन ए भी सही है, कारण भी सही है, और कारण सही स्पष्टीकरण करता है कथन ए का। तो हमारा ए राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों ही सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 96। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार देता है? देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है उच्चतम न्यायालय की, विशेष ध्यान रखेंगे। तो उच्चतम न्यायालय को जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने पहले पढ़ लिया, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। जबकि अनुच्छेद 26 किसको देता है? ये शक्ति उच्च न्यायालय को देता है, बस ये ध्यान रखें। आगे देखेंगे 97। प्रश्न संख्या 97। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑप्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे महानतम रक्षक माना जाता है? वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रिट दी गई है, जिनमें कौन कौन से? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण प्ले को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है तो न्यायालय द्वारा ये रिट जारी करी जाती है कि उसको जो है जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। ठीक है, इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है। देखो, बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 98, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रेट को जारी करता है? अभी हमने पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न संख्या 99, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के निम्नलिखित में से कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो मैंडमस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में मैंडमस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में मैंडमस बोलते हैं। ठीक है, ये आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 100, यहाँ पे बोला जा रहा है सुमेलित कीजिए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण देख लेते हैं। पूर्णतः सूचित कीजिए किस अधिकार से है। हम आदेश देते हैं हमें शरीर चाहिए। ठीक है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? न्यायालय ये रिट जारी करता है कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उस अधिकारी द्वारा जो है वह एक निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना है। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या कहता है कि हमें शरीर चाहिए, यानी हमें व्यक्ति चाहिए सामने। तो का बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या होगा? चौथा ए, हमें शरीर चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। परमादेश, तो यहाँ पे बी है परमादेश। तो परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, ये हो जाएगा बी। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध में क्या होता है? ये अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है जो उसके दायरे में नहीं आता है, तो उससे उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है आदेश दिया जाता है कि आप जो है इस कार्य को करने के अधिकारी नहीं है, या आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय को ये चीज़ दी जाती है, ये रिट दायर की जाती है अधीनस्थ न्यायालय के लिए, प्रतिषेध लगाया जाता है। तो यहाँ पे आएगा अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। प्रतिषेध में क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय को जो है नीचे रिट दायर की जाती है, आदेश दिया जाता है। तो सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। उत्प्रेषण देख लेते हैं। उत्प्रेषण मतलब ये होता है कि कोई नीचे अधिकारी या कोई जो अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसे कार्य पे कार्य कर रहा है या ऐसे मामलों पे जो है सुनवाई कर रहा है जो उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, तो या फिर विलंब कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये आदेश दिया जाता है कि उसको जो है जल्द से जल्द अपने ऊपरी जो है न्यायालय में पेश किया जाए। ठीक है, उत्प्रेषण, तो प्रेषण में होता है पूर्णतः सूचित किया जाए। डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पूर्णतः सूचित किया जाए, डी होगा यहाँ पे। आगे देखेंगे अधिकार परीक्षा। देखिए अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप जो है कोई कोई अधिकारी ऐसी पोस्ट पर जो है या ऐसी पद पर आसीन हो चुका है जो उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा ये रिट दायर की जाती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन है या आप किस अधिकार से इस पद को संभाल रहे हैं। ई यहाँ पे आएगा किस अधिकार से। मैच कर लेते हैं हम। डी ई या फर्स्ट सेकंड हिसाब के हिसाब से लगाया है, फोर्थ
सी इसमें राइट आंसर होगा, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट और सेकंड, सी राइट आंसर होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए, ठीक है। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय को लिखे गए लेख, ठीक है। उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप पद पर आसीन हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 101, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला यहाँ पे, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इस बार इंग्लिश में दे दिया, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, प्रश्न के अनुसार ये गलत होगा। परमादेश, वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं, ठीक है। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, यानी सूचित कीजिए, ठीक है, प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से। भाई प्रतिषेध गलत होगा यहाँ पे, ये टू बी सर्टिफाइड बोला गया है, सी हमारा राइट आंसर होगा। टू बी सर्टिफाइड होता है उत्प्रेषण के लिए, ठीक है, यानी हमें पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अधिकार परीक्षा में सही है, बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रेट के लिए आता है, ध्यान रखेंगे, ना कि प्रतिषेध रेट के लिए। ठीक, तो ये चीज बहुत ध्यान रखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए आता है, हमें शरीर चाहिए, या टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश के लिए आता है, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध के लिए आता है हाँ, ठीक है, पूर्णतः सूचित कीजिए। प्रतिषेध के लिए आता है, पूर्णतः सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा के लिए आता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। आज हमने 100 तक ये प्रश्न कंप्लीट किए, तो आशा करता हूँ जो आज हमने किया प्रश्न किए होंगे वो सही समझ में आए होंगे और व्याख्या देखी। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है आगे प्रश्न देखेंगे, 102 से शुरू करेंगे। आज के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।